हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने सीक्वेंस एंड सीरीज को डिफ़ाइन किया था। जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफ़ाइन किया था, और ये हमारा थर्ड वीडियो जिसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफ़ाइन करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सबसे फर्स्ट इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A geometric progression or geometric sequence is the sequence in which each term is verified by another by a common ratio. The next term of the sequence is produced when we multiply a constant. So इस लाइन पे ध्यान देना है. The next term of the sequence is produced when we multiply a number by a constant. तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था कि कोई भी अगर नंबर हमारे पास दे रखा है, अगर फर्स्ट टर्म ए दे रखा है तो एक हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड करते थे ए में, जिसको हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। सो ए प्लस डी, फिर से ए प्लस डी में एक नंबर ऐड किया तो ए प्लस टू डी, ऐसे करके नेक्स्ट किया तो ए प्लस थ्री डी, एक हमारा सीक्वेंस मिलता था। और इस सीक्वेंस को हमने क्या बोला था, ए पी और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन जैसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करेंगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम डिनोट करते हैं जीपी से। और अगर इसमें हमने फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया ए, तो जो सेकेंड टर्म होगा, लिसन यहाँ ध्यान देना है, द नेक्स्ट टर्म, सो द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी मल्टीप्लाई योर कांस्टेंट। लाइक एपी में क्या था, एपी के केस में हमने ऐड करा था और जीपी के केस में क्या था, हमें मल्टीप्लाई करना था। तो जैसे हमें एपी में कॉमन डिफरेंस डी था, वैसे ही यहाँ पे हमें कॉमन रेशियो क्या निकल के आता है, आर। तो इसमें डी मेरा क्या था, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जीपी के केस में एक कांस्टेंट नंबर आएगा, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल आर से। स्मॉल आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो अगर एक नंबर ए दे रखा था, ए में हमने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू आर, ए आर। फिर से मेरे को नेक्स्ट टर्म चाहिए तो हमने ए आर में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ए आर इंटू आर, सो ए आर स्क्वायर। फिर से मेरे को नेक्स्ट टर्म चाहिए तो ए आर स्क्वायर में हमने फिर से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर स्क्वायर इंटू आर, सो ए आर क्यूब। तो ऐसे करके एक मेरा सीक्वेंस आया और इस सीक्वेंस को हमने क्या नाम दिया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जनरली दो चीज़ें सीखने की है कि किसी भी टर्म में एक कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा नेक्स्ट टर्म मिलता है। और हम कह सकते हैं, अगर हमने फर्स्ट टर्म को टर्म वन लिखा, सेकेंड टर्म को टर्म टू लिखा, अगेन टर्म थ्री लिखा, सिमिलरली टर्म फोर एंड सो ऑन, ऐसे करके अगर हम T2 डिवाइड ऑफ ऑन T1 करते हैं तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा, ए आर डिवाइड ऑफ ऑन ए इज इक्वल टू आर। सिमिलरली अगर हम T3 डिवाइड ऑफ ऑन T2 करते हैं, सो ए आर स्क्वायर डिवाइड ऑफ ऑन ए आर, तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा, आर। तो किसी भी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म के जो रेशियो को हम लेते हैं वो ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट। एपी के केस में क्या था, दो टर्म का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट आता था। और जीपी के केस में क्या होगा, दो टर्म को जब भी हम डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म डिवाइड अपॉन प्रीवियस टर्म, तो ऑलवेज एक फिक्स नंबर आएगा और इस फिक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। तो यहाँ तक हमें क्लियर है। एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसका फर्स्ट टर्म था टर्म वन, सेकेंड टर्म था टर्म टू, थर्ड टर्म टर्म थ्री, टर्म फोर। ओनली फोर टर्म्स दे रखे हैं। अब मेरे को चेक करना है कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है या जीपी फॉर्म नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, T2 डिवाइड ऑफ ऑन T2 करेंगे, T2 डिवाइड ऑफ ऑन T1, तो वैल्यू कितना होगा, 3 डिवाइड ऑफ ऑन 1 इज इक्वल टू 3। फिर से हम T3 डिवाइड ऑफ ऑन T2 करेंगे, सो T3 डिवाइड ऑफ ऑन T2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड ऑफ ऑन 3, अगेन 3। सिमिलरली T4 डिवाइड ऑफ ऑन T3 इज अगेन इक्वल टू 27 अपॉन 9 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ईच एंड एवरी केसेस में इसको हम क्या बोलेंगे, आर, जो कि हर केस में क्या है, इक्वल आ रहा है। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर कॉमन रेशियो आर कांस्टेंट आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए आर
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ऐसे करके लास्ट तक। तो सिंपल था, यहाँ पे ए आर स्क्वायर था, ये ए आर क्यूब, ए आर रेज टू द पावर 4, ए आर था और ये फर्स्ट टर्म ए था। तो इजी था। डेफिनेशन क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन रेशियो? दिस ऑल थ्री आर कॉल्ड कॉमन रेशियो। ओके, इफ यू डिवाइड टर्म्स देन वी गेट द कॉमन रेशियो। नेक्स्ट था इसमें, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एपी? तो जनरल फॉर्म हम जब भी डिफाइन करेंगे, इन दो चीज़ों को आप देखना, ये थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। अगर हम किसी भी एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म को लेते हैं तो फर्स्ट टर्म ए ले लिया हमने, ए में आर से मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो से तो ए आर हो गया, फिर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर स्क्वायर हो गया, फिर से हमने आर से मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब हो गया। ऐसे करते करते यहाँ देखना, ए मेरा टर्म 1 था, ए मेरा टर्म 2 था, यहाँ मेरा टर्म 3 था, ये मेरा टर्म 4 था। तो कल लास्ट डे हमने चेक किया था जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमने टर्म 1 लिखा तो यहाँ पे r का पावर कितना था, फर्स्ट टर्म यहाँ चेक करना 0। अगर हमने 2 लिखा तो r का पावर कितना था 1। अगर हमने 3 लिखा तो r का पावर कितना था 2। लाइक जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनसे r का पावर 1 कम होगा। तो अगर मेरे को tn लिखना होगा, tn का मीन्स nth टर्म, तो tn का वैल्यू कितना हो जाएगा a इंटू आर रेज टू द पावर n माइनस 1। अगर मेरे से किसी ने पूछा 10th टर्म कितना होगा तो t10, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स, सो a इंटू आर रेज टू द पावर n। किसी ने पूछा मेरे को t100 क्या होगा, सो a इंटू आर रेज टू द पावर 1 लेस देन 100 99। और इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिला कि टर्म 1 लिखा हमने तो r का पावर कितना था 0, T2 लिखा तो r का पावर कितना था 1 लेस देन द नंबर ऑफ टर्म्स, सो 100 लिखा तो पावर कितना हो जाएगा 99। सो ऑलवेज रिमेंबर, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी इज गिवन बाय, जनरल टर्म ऑफ एन जीपी इज गिवन बाय suppose tn or sometime they can write an is equal to a into r raised to the power n minus 1, a into r raised to the power n minus 1। सिंपल। ए को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट टर्म, r क्या था मेरा कॉमन रेशियो। तो ये क्लियर था। अगर हमें r के वैल्यू को फाइंड करना है, r के वैल्यू को फाइंड करना है तो r का वैल्यू क्या होगा, नेक्स्ट टर्म डिवाइड ऑफ ऑन प्रीवियस टर्म, और हम लिख सकते हैं थर्ड टर्म डिवाइड ऑफ ऑन सेकेंड टर्म। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि nth टर्म डिवाइड ऑफ ऑन nth टर्म के जस्ट पहले का एक टर्म, सो tn डिवाइड ऑफ ऑन tn माइनस 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tn? tn डिनोट्स nth टर्म ऑफ एन जीपी, tn डिनोट्स nth टर्म ऑफ एन जीपी, ऑफ अ जीपी, and tn minus 1 denote n minus 1th term of a GP। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने दिया था उसमें 3, अगेन 9, अगेन 27, अगेन 81 एंड सो अगर हम ओनली 4 टर्म्स को कंसीडर करते हैं, इन दोनों के रेशियो कितने हैं 3, इन दोनों का रेशियो कितना है 3, इन दोनों का रेशियो कितना है 3। तो हम सबसे फर्स्ट ए का वैल्यू ले लेंगे, तो ए का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 3, आर मीन्स कॉमन कांस्टेंट रेशियो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म सेकेंड टर्म डिवाइड ऑन फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म डिवाइड ऑन सेकेंड टर्म, सो 27 डिवाइड ऑफ 9 अगेन 3। हम लास्ट टर्म का बात करें अगर, या फिर किसी भी जनरल टर्म tn का बात करें, सो 1 2 3 4। तो अगर यहाँ पे हम tn इज इक्वल टू 81 लेते हैं, मतलब लाइक इसको हम nth टर्म कंसीडर करते हैं, तो इससे जस्ट एक पहले का टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे tn माइनस 1। अगर ये nth टर्म था तो उसके जस्ट पहले का टर्म क्या हो जाएगा tn माइनस 1। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से tn माइनस 1 कितना आ जाएगा 27। इन दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे सो tn डिवाइड ऑफ ऑन tn माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आएगा 3, और इसी 3 को हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट रेशियो
और सम टाइम हम इसको कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एपी का डेफिनेशन क्लियर, एपी का फर्स्ट टर्म क्लियर, कॉमन रेशियो क्लियर और जनरल टर्म ऑफ एन एपी ए पार्ट क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक मीन? हम कोई 3 नंबर्स ले लेते हैं, एक नंबर हम ए ले लेते हैं यहाँ पे, एक नंबर हम यहाँ पे बी ले लेते हैं और एक नंबर हम यहाँ पे सी ले लेते हैं। फिलहाल इसको अभी फिलहाल के लिए रहने दो आप। ए बी एंड सी है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन? एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं ज्योमेट्रिक मीन। 3 numbers A, B and C are said to be in geometric mean if B is equal to रूट ओवर AC। इसका मीनिंग क्या हुआ, इस चीज़ को हम समझते हैं। तीनों नंबर A, B एंड C ज्योमेट्रिक मीन फॉर्म कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन B ज्योमेट्रिक मीन होगा A एंड C का। यहाँ क्या होगा, B इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C। इस लाइन को चेक करना, B इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C मीन्स अगर B A एंड C का ज्योमेट्रिक मीन हुआ देन A B एंड C ये तीनों क्या फॉर्म करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेंगे। तो अभी हमने एक डेफिनेशन सीखा था कि कोई भी नंबर या कोई भी सीक्वेंस अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उनके 2 टर्म का रेशियो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो हम लिखते हैं इफ़ ए बी एंड सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सो कैन वी राइट बी डिवाइड ऑफ ऑन ए इज इक्वल टू सी डिवाइड ऑफ ऑन ए। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नेक्स्ट टर्म डिवाइड ऑफ ऑन प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू कॉमन रेशियो, ए ऑलवेज क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो और यहाँ सी ऑफ ऑन बी होगा सी डिवाइड ऑफ ऑन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए इंटू सी, और यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए सी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी होना चाहिए, तभी ए बी और सी क्या होंगे, ज्योमेट्रिक मीन में। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, सपोज मेरे पास कोई भी एक नंबर ए दे रखा है, ए का वैल्यू 3 दे रखा है, एक सी का वैल्यू 27 दे रखा है। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन दे रखा होगा इफ ए इज इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू 27 सो फाइंड ज्योमेट्रिक मीन विच लाइज बिटवीन 3 एंड 27। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर बी फाइंड करना है जो 3 बी एंड 27 ये तीनों मिलके क्या फॉर्म करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करें। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज़ किया, b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी। तो यहाँ पे हम a का वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 3, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से b का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, b डिवाइड ऑफ ऑन 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइड ऑफ ऑन b, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 इंटू 3। तो यहाँ से हम b का वैल्यू कितना फाइंड करेंगे 27 इंटू 3 का रूट ओवर, और ये हो जाएगा 81 और इज इक्वल टू 9। हम ऐसे भी कर सकते हैं और हम सिंपल यहाँ से फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, b इज इक्वल टू रूट ओवर ए सी, और सीधा यहाँ से हम वैल्यू डालेंगे 81 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 9 आएगा। तो 3 चीज़ें क्लियर हैं, ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट टर्म था कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। लाइक एक मेरे पास कोई सीक्वेंस दे रखा हो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो उसके सम ऑफ n टर्म्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन जी पी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, लेट कंसीडर ए सीक्वेंस, लेट ए नेक्स्ट टर्म ए आर
next term AR square, next term AR cube, and so on. Last term will be AR raised to the power n minus 1. अभी हमने डिस्कस किया था जिसमें ए को हमने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म AR क्या था, सेकेंड टर्म AR स्क्वायर क्या था, थर्ड टर्म AR क्यूब क्या था, फोर्थ टर्म, एंड ए लास्ट क्या था, nth टर्म. ठीक है, किसी भी दो टर्म को हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, कॉमन और कांस्टेंट रेशियो. तो अगर हम इसका सम फाइंड करते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स. सो सम इज इक्वल टू, लेट एस हम एस से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस एंड सो ऑन. सो हम इसमें लिखते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, ए था, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस लास्ट टर्म ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1. और हमने क्या बोला, ये हमारा लेट से कि फर्स्ट इक्वेशन था. हमें एस का वैल्यू फाइंड करना है और किसके टर्म में फाइंड करना है, ए के आर के एन के टर्म में. सी, अगर मेरे पास कोई भी एक समेसन दे रखा है, अगर हम लेफ्ट साइड में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज हमने कांस्टेंट रेशियो और जो कॉमन रेशियो आर था, आर के साथ हमने लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड के जितने भी वैल्यू थे इन सब में फिर क्या करना होगा, आर आर से मल्टीप्लाई करना होगा. तो इसमें हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई कर दिया ए आर, इसमें क्या किया, ए आर स्क्वायर हो गया, ये क्या बन जाएगा, ए आर क्यूब बन जाएगा, ये लास्ट क्या बन जाएगा, ए आर रेज टू द पावर क्या बन जाएगा, 4 बच जाएगा. और ऐसे करते करते, और इसको ना लिखें तब भी काम चलेगा, 3 टर्म्स थे और प्लस, और लास्ट टर्म में था ए आर एन माइनस 1, और जो सबसे लास्ट टर्म था इसमें हमने मल्टीप्लाई किया आर से, तो ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू आर, तो ये क्या बच जाएगा, ए आर रेज टू द पावर एन. लेट से ये हमारा क्या था, सेकेंड इक्वेशन. तो इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हमें कुछ मिला. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं. दोनों को जब माइनस करेंगे, लाइक इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या निकल के आएगा, चेक करना यहाँ, फर्स्ट वाले से s एंड सेकेंड वाले से माइनस आर एस इज इक्वल टू. अब यहाँ चेक करना है, जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सबके नीचे वाले के साइन चेंज होंगे, सब माइनस 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 हो जाएंगे सारे. जब ये माइनस होगा तो टर्म्स आपस में कैंसिल होंगे, ए आर और ए आर कैंसिल, ए आर स्क्वायर कैंसिल, ए आर क्यूब कैंसिल. ऐसे जितने बीच के टर्म्स थे सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, और जो लास्ट में ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1 था और ए आर रेज टू द पावर एन माइनस 1, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो लास्ट में बच जाएगा ए आर रेज टू द पावर एन, और ऊपर फर्स्ट में क्या बच जाएगा, ए. तो फाइनल आंसर क्या होगा, ए माइनस ए आर रेज टू द पावर एन. फिर यहाँ हम ले सकते हैं एस कॉमन, सो 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ से हम ए कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन. हमें वैल्यू फाइंड करना था ओनली एस का, तो एस का वैल्यू कितना हो गया, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइड ऑफ 1 माइनस आर. ठीक है, तो किसी भी इस टर्म्स का समेसन कितना हो जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइड ऑफ 1 माइनस आर. सी, यहाँ पे हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं. जो भी हम कांस्टेंट रेशियो लिए आर, तो आर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लाइक 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. तो एक हम कंडीशन लेते हैं, वो तो मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया. बट इफ़ आर इज़ लेस देन 1, अगर आर का वैल्यू 1 से कम हुआ, देन इफ़ वी ऐड इनफाइनाइट टर्म, देन सम ऑफ इनफाइनाइट term is equal to डिनोटेड बाई एस इनफाइनाइट, और आर का वैल्यू क्या था, 1 से कम था. हमने मॉडुलस इसलिए लिया है कि उसका हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बात एक ही हुआ. ए डिवाइड ऑफ 1 माइनस आर. सी,
अगर ये पूरा वैल्यू 1 कैसे हो गया, इस चीज़ को मैं अलग से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ चेक करना, जो वैल्यू दे रखा था 1 माइनस आर रेज टू द पावर n, और हमने यहाँ कंडीशन क्या लिया है, r का वैल्यू 1 से लेस था। तो अगर r का वैल्यू हमने एग्जांपल ले लिया कि 1/2 था, और यहाँ से वैल्यू इनफाइनाइट टर्म्स थे, इसका वैल्यू हमने कितना ले लिया, इनफाइनाइट। तो 1/2 रेज टू द पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 1/2 पावर इनफाइनाइट, और 2 टू द पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1/1 इनफाइनाइट। और ये वैल्यू टेंड्स करेगा और नियरली इक्वल होगा 0 के, तो ये फाइनली 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। तो ऑलवेज आप याद रखना, किसी भी जीपी के समेसन में अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो और कॉमन रेशियो और कांस्टेंट रेशियो का वैल्यू 1 से कम हो, तो उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हमारा फॉर्मूला होगा एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ईजी था। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, किसी भी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी nth टर्म क्या होगा, उसका कॉमन रेशियो क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का समेसन क्या होगा। जब हम n टर्म्स का समेसन फाइंड करेंगे उस केस में जब भी r का वैल्यू अगर 1 से कम हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, उस केस में समेसन का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये सब चीज़ें थी जो कि काफ़ी आसान है। और अब इनके कंसेप्ट पे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन अ जीपी if second term, or we can write by t2, second term is equal to 6 and fourth term को हम डिनोट करते हैं t4 से, t4 is equal to 54, then what is the value of t10, so 10th term क्या होगा। तो देखना यहाँ पे अभी हमने समझाया था कि अगर मेरे को nth टर्म लिखना है तो nth टर्म का वैल्यू कितना होता है, ए आर रेज टू द पावर n माइनस 1। तो हम यहाँ देखते हैं, सिंस Tn is equal to ar raised to the power n minus 1. So if we try to write the value of t2, तो n को हमने किससे रिप्लेस किया, t2 से। So a r raised to the power 2 minus 1 क्या हो जाएगा, 1, 2 minus 1 1। तो इसका वैल्यू ए आर का वैल्यू कितना गिवन था, 6। अगर हमने t4 का वैल्यू लिखा तो ए आर रेज टू द पावर 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, और ये वैल्यू कितना गिवन था, 54। तो इन दोनों के हेल्प से लेट से ये मेरा 1 दे रखा था, ये मेरा 2 दे रखा था। सो t4 डिवाइड ऑफ ऑन t2 इज इक्वल टू ए आर क्यूब डिवाइड ऑफ ऑन ए आर होगा, और इसका वैल्यू आर स्क्वायर होगा, और यहाँ से 54 डिवाइड ऑफ ऑन 6, और ये कितना जाएगा, 9। तो यहाँ से हमने आर का वैल्यू क्या फाइंड कर लिया, +-3। एक बार जब मेरे को आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, t10 का। तो t10 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, ए आर रेज टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और इस वैल्यू को हम लिखेंगे, ए आर को हम ए आर लिख लेते हैं और आर रेज टू द पावर 8 को 8 लिखते हैं। दोनों को हम ऐड करेंगे, 1 + 8, सो ये क्या हो जाएगा, 9। तो ए आर का वैल्यू कितना गिवन था, चेक करो, 6। यहाँ फर्स्ट से ए आर का वैल्यू कितना गिवन था, 6 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना गिवन था, 9। तो आर रेज टू द पावर 8 जो यहाँ गिवन था, इसको हम आर स्क्वायर और फिर से पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो 6 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू था 9 और फिर से इसका पावर हम 4 लिख सकते हैं। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9 रेज टू द पावर 4, और कंप्लीट वैल्यू इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा 39366। ठीक है, तो हम काफ़ी इजीली इसके वैल्यू को हम फाइंड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दोनों के साथ होगा। तो अगर जिनका भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस इन सीरीज का वीडियो छूट गया है वो इसी प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर ले। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।